हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बिहार में एएनएम का अनुबंध पे जो 5006 वैकेंसी आया हुआ था, जिसका एग्जाम हो गया है, ठीक है ना। अब एग्जाम होने के बाद है बहुत से स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन चल रहा था कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग में स्पेशल आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूं, देख सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ क्या जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूरा एनालिसिस करके यहाँ पर ये वीडियो में बना दिया हूँ, ठीक है ना। जो है ना, साथ में नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दिया हूँ, नॉर्मल मेरिट लिस्ट का फॉर्मूला कैसे क्या कुछ कैलकुलेट नंबर होता है, हर चीज बता दिया हूँ। इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा। अभी इस वीडियो में हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी है जो कि बनवाना, अगर नहीं बनाते हैं तो आपका रिजल्ट आने के बाद भी बाहर हो जाइएगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो जाइएगा, ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाता है तो किस शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा और किस शिफ्ट का घटेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ज्यादा एज वालों की नौकरी पहले मिलेगी। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है कि जिनका एज ज्यादा है उनकी नौकरी का दावेदारी पहले होगा, ठीक है ना। चलिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सभी लोग अगर नए स्टूडेंट्स अगर कोई है तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एएनएम नर्सिंग से रिलेटेड सबसे पहले और सटीक 100% इंफॉर्मेशन आप तक मेरे द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं काफी दिनों से नर्सिंग स्टूडेंट्स को लिए मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। लगभग बिहार में सभी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में मेरे द्वारा पढ़े लिखे हुए स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं, चाहे अनुबंध पे 8853 वैकेंसी हो या 10709 परमानेंट वाला, ठीक है। पिछली बार वाला रिजल्ट आप लोग खुद देख सकते हैं, रिजल्ट इतना भरा पड़ा है और सभी का स्कोर कार्ड जो है नॉर्मलाइजेशन कैसे कैसे हुआ था, पूरा एकदम ये लंबा रिजल्ट भरा पड़ा है, जो कि आपने देखा होगा पहले भी। ये सारा चीज आपको अपलोड जो है ना स्टडी इंडिया पे मैंने आपको बताया भी होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनवाना जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ज्यादा एज वालों का नौकरी में पहले कैसे उनको वरीयता मिलेगा, उनको नौकरी कैसे मिलेगा और किस शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा और घटेगा नॉर्मलाइजेशन में। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात करता हूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको बनाना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। ये सारा चीज वो वीडियो में, पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बता दिया हूं, ठीक है। चलिए, ये रहा नोटिफिकेशन का पॉइंट, जिसमें ये टोटल, इसके बारे में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं। वैसे मैं एक बार वंस अगेन पुनः बता देता हूं कि जब आपका रिजल्ट आएगा डीवी के लिए जब होगा, उस वक्त भी एसेंशियल जो जरूरी डॉक्यूमेंटेशन है, जो इंस्ट्रक्शन है क्या कुछ है, उसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन आएगा और वो चीज में और भी क्लियर होगा। बट अभी से अगर रेडी रहिएगा तो आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि उस समय समय बहुत कम दिया जाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, प्रमाण पत्र के लिए, काउंसलिंग के लिए जो है ना, प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र और कागजात जो डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे प्रमाण पत्र हो गया, अंक प्रमाण पत्र हो गया, और ये सब जो है ना ऑनलाइन आवेदन के समय जो आपने अब अपलोड किया था, उसका एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, ठीक है ना। सभी का जीरोक्स के साथ में सेल्फ अटेस्टेड स्व अभिप्रमाणित जो है ना डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता पड़ेगा। कब? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और आगे बात में यहाँ पर जो है ना, स्टार्ट करते यहाँ से पॉइंट 1 से। जो ऑनलाइन फॉर्म भरे थे उसमें जो सीबीटी का जो प्रवेश पत्र, यानी कहने का मतलब जो एडमिट कार्ड है, और जो फॉर्म आपने भरा था, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सुरक्षित रखना है। ये डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आवश्यकता पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका रिजल्ट 2.5 गुना, एक सीट का 2.5 गुना रिजल्ट देगा,
ठीक है ना, यानी अच्छा खासा रिजल्ट रहेगा डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट अलग से तैयार किया जाएगा। अगली बात है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने फॉर्म भरते वक्त अपलोड किया था, सेम फोटोग्राफ जो है ना आपको अपलोड जो किया था वही फोटोग्राफ आपको रखना है। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखिएगा। जो आपने फोटो युक्त प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी, पासपोर्ट, जो कुछ भी है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन ये भी आपको सुरक्षित रख लेना है। ठीक है ना। जन्म तिथि के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए जो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र होता है या मूल प्रमाण पत्र जो मेन ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, उसका वो भी आपको जरूरत पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र जो डॉक्यूमेंट है और उसका अंक पत्र यानी मार्कशीट, ये दोनों जरूरी है, ये भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है ना। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र, ये आपको पता है निबंधन प्रमाण पत्र यानी कहने का मतलब ये हो गया, निबंधन प्रमाण पत्र जो कि एएनएम का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना बिहार में बीएनआरसी सबसे, तो वो निबंधन प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जो है ना निबंधन प्रमाण पत्र भी जरूरत पड़ेगा। साथ साथ में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो आरक्षण का आपने दावा किया था, ठीक है ना, जिसमें सभी प्रमाण पत्र जैसे कि कोई जाति दिए होंगे या क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल या वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो सब, या आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते वक्त जो जारी किए अपलोड किए थे वो सब आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट करके रखना है। और जो भी जो है ना फॉर्म भरते वक्त वो सब जाति आय आवासीय ये सब जो अपलोड किए थे अपने कैटेगरी को जो आरक्षण को लाभ लेने के लिए, वो सब आपको अवेलेबल होना चाहिए उसी समय वाला। ठीक है ना। जो दिव्यांग कैंडिडेट है उन लोगों को दिव्यांगता वाला प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आवश्यकता पड़ेगा। जो स्वतंत्रता सेनानी वाला है, जो आरक्षण का दावा करते हैं स्वतंत्रता सेनानी, तो उनका भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगा। विभागीय कर्मी के रूप में उम्र सीमा की छूट प्राप्त करने वाले जो कोई अगर कार्यक्रम कार्यानुभाव प्रमाण पत्र जो मतलब उम्र की छूट की जो है ना के लिए कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन वाले कोई वैसा कैंडिडेट है तो उन लोगों की आवश्यकता वो डॉक्यूमेंटेशन जरूरत है। ठीक है ना। और भी जितने भी आवश्यकता अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था, ठीक है ना, वो सब अपलोड किया था, और वो जो अपलोड किया था वो सभी डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अवेलेबल कराना पड़ेगा, इस सब की जरूरत होती है। ठीक है ना। क्लियर है। हाँ, जो भी जनरली हाँ या फिर जो कोई कैंडिडेट जो है ना अपना आरक्षण का दावा करते हैं, या फिर जो कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे, एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो उनका आरक्षण मांगे होंगे, तो वो भी जो है ना एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट आपको जो है ना सुरक्षित रखना, क्योंकि सारा चीज डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंटेशन के समय डीवी के समय आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है ना। ये सारा चीज ऑनलाइन वाला ये सब जितने भी प्रमाण पत्र भरे थे, ये सारा दस्तावेज जो है ना आपको अवेलेबल करना पड़ेगा। कब? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त। ठीक है। अब ऐसे आवेदक जो विज्ञाप्ति पदों का वर्तमान में कार्यरत है अथवा पूर्व में कार्यरत रह चुके हैं, वो बिहार समिति नियमावली के आयोग के तहत जो है ना संसाधन नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत अयोग्य होंगे। भविष्य में यदि यह पाया गया कि ऐसे व्यक्ति का चयन हुआ है जो अभ्यर्थिता तत्काल प्रभाव से रद्द करते हैं उसे के विरुद्ध, मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से कार्यरत हैं और वो फिर से इसमें जो है ना काम करने के लिए जो है ना अप्लाई किए हैं उसी पोस्ट पे, और या फिर जो है ना कोई धोखाधड़ी या फिर कुछ काम वैसा करने जो है ना करने में संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनको भी जो अभ्यर्थिता रद्द कर दिया जाएगा। ये तो जेन्युइन सी बात है। ठीक है ना। कोई अगर वैसे अभ्यर्थी जो जाली प्रमाण पत्र या जाली सर्टिफिकेट वगैरह जो है ना अपलोड कर दिए हैं या फिर उस समय डॉक्यूमेंटेशन के समय अपलोड दिखाते हैं, तो वो उसको भी जो है ना प्रॉब्लम होगा, अभ्यर्थिता रद्द कर दिया जाएगा, उसके विरुद्ध कानूनी
कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों द्वारा सभी ऑनलाइन प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र की छायाप्रति मतलब फोटो कॉपी जो है ना, एक सेट काउंसलिंग के दिन जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिसका उल्लेख उम्मीदवार द्वारा फॉर्म भरने द्वारा जो है ना आवेदन पत्र में किया गया। फॉर्म भरते वक्त जो भी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म भरते वक्त आप दिए हैं, चाहे कैटेगरी से हो, चाहे आप फोटो हो, सिग्नेचर हो, या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, या फिर कोई भी आरक्षण का दावा करने वाला सर्टिफिकेट हो, या फिर मैट्रिक, इंटर, या फिर ये आपका एएनएम वाला सर्टिफिकेट हो, रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट हो, हर एक चीज जो कुछ आपने फॉर्म भरते वक्त अपडेट किया था वही चीज आपको डॉक्यूमेंटेशन में डीवी में आवश्यकता पड़ेगा। अगर नहीं लेकर के जाते हैं, नहीं अवेलेबल कर पाते हैं, तो वैसे भी अभ्यर्थिता रद्द कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर क्लियर लिख दिया है, यदि अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के दिन उपयुक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र के मूल रूप से अगर प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, अलग से आपको समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार की अर्हता के संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार समिति बिहार स्वतंत्र होगी। वो उस समय उसका मर्जी है, ठीक है ना, समय नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट बाहर ही कर दिया जाएगा। इसीलिए सारा डॉक्यूमेंटेशन पहले ही आपको रेडी करके रखनी है, ठीक है ना। जिनका जिनका नंबर जो है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास है, जो मैंने बताया हूँ उसके आसपास है, या फिर वैसे भी डॉक्यूमेंटेशन सब रेडी करके रखिए, तभी जो है ना आपको होगा। अब वैसे भी आंसर की आता है तो उसमें भी और क्लियर पता चल ही जाएगा कितना कुछ हो, और रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है ना। तो रिजल्ट जब आएगा डीवी के लिए बुलाया जाएगा, उस समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए पहले ही सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके रखना है। प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु अलग हेतु आवश्यक दिशा निर्देश अलग से प्रकाशित किया जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो एसेंशियल है, वो फिर से अलग से एक जो है ना प्रकाशन किया जाएगा। लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही रेडी करके रखिए, ताकि उस समय आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। नहीं तो सीधे यहाँ पर बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि समय ज्यादा देता नहीं है, इसलिए पहले से आप लोग इस चीज के लिए जो है ना रेडी रहें। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ज्यादा एज वाले की नौकरी ज्यादा एज वालों की नौकरी पहले मिलेगी। देखिए यहाँ पर ये बात को समझिए, ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो जिनका एज ज्यादा है उनकी नौकरी का जो है ना पहले मिलता है। कैसे मिलता है समझिए, इस बात को समझिए। मेधा सूची जब बनता है ना, जब मेरिट लिस्ट फाइनल बनता है, उस समय की बात यह है। मेधा सूची में जब दो व्यक्ति का अगर नंबर सेम आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब दो व्यक्ति का नंबर, दो स्टूडेंट्स का नंबर सेम आ जाता है, उस समय एक कंडीशन होता है। समझिए, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाती है। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होते हैं, तो उस केसेज में उसके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाता है। पहला प्रायोरिटी जन्म तिथि के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब क्या है, उम्र में वरीय अभ्यर्थी की मेधा सूची में ऊपर रखेंगे। जिसका एज ज्यादा है उसको मौका दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कट ऑफ कितना भी गया, ठीक है ना, कट ऑफ जो है ना मान लेते 30 गया, लेट सपोज मान लेते कट ऑफ 30 गया कोई कैटेगरी में, ठीक है ना। कोई कैटेगरी में मान लेते, ऐसे सिंपल सा लॉजिक समझिए, अगर कोई कैटेगरी में मान लेते कट ऑफ 42 गया, और एक स्टूडेंट्स का भी 42 आ रहा है, दूसरा का भी 42 आ रहा है, लेकिन इसका एज जो है ना, इसका मान लेते हैं 35 एज है और इसका 32 एज है, तो इस केसेज में नौकरी ये दोनों में से किसी एक को लेना है, तो किसको लेगा, इसको लेगा। क्यों? क्योंकि इसका एज ज्यादा है, ठीक है ना, इसका एज ज्यादा है, इसको नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का नंबर सेम है, जिसका एज ज्यादा है उस केसेज में ज्यादा एज वालों को नौकरी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज होता है इसका मतलब, ठीक है। अगर दोनों का एजवा भी सेम है तब का होगा, दोनों का उम्रवा भी सेम है तब समान अंक प्राप्त करने वाले, समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों उनके स्थान पर निर्धारित किया जाएगा। मतलब जब जो है ना उनका नंबर भी सेम है, एज भी अगर लगभग दोनों का सेम है, तो उस केसेस में क्या होता है,
जिनका हायर डिग्री है, डिग्री मतलब उससे ज्यादा एएनएम से ज्यादा कोई डिग्री लिए हुए हैं, उनको मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा, अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले को ऊपर रखा जाएगा। इसके बावजूद यदि अभ्यर्थी को अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी में उनकी 10वीं बोर्ड में प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यानी कहने का मतलब अगर डेट भी के क्रम में अगर देखा जाए, एज के क्रम में तो सबसे ज्यादा एज रहेगा उसको लिया जाएगा अगर टाई होता है तो। उसके बाद अगर दोनों का एज समान है तो जिसका जिसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज्यादा है उसको वरीयता दिया जाता है। अगर वो भी लगभग सेम है तो अल्फाबेटिकल नाम में जो अल्फाबेटिकल है अंग्रेजी वर्णमाला में, उसके अनुसार जिसका अल्फाबेटिकल के अनुसार से स्टार्टिंग से है उसको लिया जाता है। ये जो है ना बहुत रेयर केस तक होता है, रेयर केस तक होता है, जनरली एज से ही जो है ना डिसाइड हो जाता है, डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। ये कब होता है? जब नंबर सेम, जब 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट का हो जाता है तब होता है। अब हम लोग एक और जो बहुत लोगों का क्वेरी आ रहा था कि सर ज्यादा एज वालों की नौकरी पहले मिलेगी, तो देख लिए किस शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको ये मैं कंफर्म बोल दूं कि आपका 3 डेट में एग्जाम हुआ है, 17, 18 और 19 दिसंबर को। ठीक है ना, 17, 18 और 19 दिसंबर को एग्जाम हुआ है और कई एक मल्टीपल शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन जो है ना, ये बिल्कुल कंफर्म है कि आपका नॉर्मलाइजेशन आपके एग्जामों में होगा, और यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी क्लियर लिख रखा है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, चाहे हम हो या आप हो या कोई भी हो, अपना शिफ्ट हार्ड ही लगता है। ध्यान दीजिए, जेन्युइन ह्यूमन बात है कि अपना शिफ्ट हार्ड ही लगता है, लेकिन हमको या आपको हार्ड लगने या आसान लगने से नहीं होता है। आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं उस शिफ्ट में आपको अगर आसान लग रहा है, अगला स्टूडेंट्स भी आपका शिफ्ट में एग्जाम दिया उसको भी आसान लग रहा है, औरों भी को भी आसान लग रहा है, तब वो एक रेयर फैक्टर है कि वो जो है ना वो शिफ्ट आसान है। जब शिफ्ट आसान है तो इसका नंबर घटेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका नंबर क्या होगा? घटेगा। अब अगर आपको लग रहा है कि हमारा शिफ्ट टफ है और अगला स्टूडेंट्स को आपका शिफ्ट में एग्जाम दे उसको भी अगर आपको शिफ्ट टफ लग रहा है, तो समझिए कि वो शिफ्ट टफ है, यानी उसका नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना, बढ़ेगा। लेकिन ये भी 100% सटीक नहीं है, एक दो गो से डिसाइडिंग नहीं होता है। ये डिसाइडिंग होता है कि आपके शिफ्ट में टॉपर का कितना नंबर आया है और जो कम जो स्टूडेंट्स है उनका नंबर कितना आया है और एवरेज में कितना आया है। ये सभी को जो है ना देखते हुए इक्वलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला उसको बोलते हैं, जिसमें नंबर को इक्विवेलेंट किया जाता है। ठीक है ना, तो उस केसेज में जो है ना ये चीज इसलिए किया जाता है ताकि कभी किसी को ऐसा ना हो कि हमारा शिफ्ट आसान कर दिया और उसका शिफ्ट टफ कर दिया, तो आसान वाला का नंबर ज्यादा आ जाएगा, टफ वाला के कम आ जाएगा। तो इसी को इक्वलाइजेशन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन ये जो है ना नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो बिहार सरकार ये जो एएनएम में अप्लाई करती है ना, बहुत ही गंदा है। पिछली बार भी मैंने आवाज उठाया था कि आप जो नॉर्मलाइजेशन किए हैं, लेकिन उसका क्लियर तो बताइए कि आप किस बेसिस पे कैसे नॉर्मलाइजेशन कर रखे हो। कि किसी किसी स्टूडेंट्स का 10,709 में देखते होंगे, अभी स्क्रीनशॉट दिखाए होंगे ना उसका स्कोर कार्ड, उसमें देखे होंगे कि कोई कोई स्टूडेंट्स अच्छा खासा नंबर लाने के बावजूद, जैसे देखिए यही बहुत से स्टूडेंट्स का यहाँ नंबर पड़ा हो, जैसे देखिए यही स्टूडेंट्स का नंबर है 70.25 नंबर लाई है ऑब्टेंड मार्क्स में, मतलब एग्जाम में, लेकिन नॉर्मलाइज में 67.39, यानी इसका भी नंबर घटाया था। तो ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ा है और घटा है। कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका नंबर 15 से 20 नंबर तक बढ़ा था और 15 से 20 नंबर तक घटा था। ठीक है ना, तो किस तरीका से नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं, तो ये चीज के बारे में कोई क्लियरिफिकेशन आयोग को करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स के मन में ऐसा भ्रम ना रहे कि किसी को ज्यादा नंबर बढ़ रहा है किसी को कम बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है वो तो बताना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है ना, तो ये नॉर्मलाइजेशन ये सारा प्रक्रिया होगा, ठीक है ना, उसके बाद ही आपका रिजल्ट होगा, मेरिट सब बनेगा। ठीक है ना,
तो और वीडियो को एंड करते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और किसी तरह का क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगली जो परमानेंट वाली वैकेंसी है उसका बैच या फिर क्या बैच लाना है या फिर फ्री में ही आप लोग को सारा कुछ दिया जाएगा, इसके लिए मैं जल्द से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कैसे क्या कुछ करनी है, ठीक है ना। तो बने रहिएगा, और सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, तभी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और किसी तरह क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और रिजल्ट बहुत जल्द ही आने वाली है इसका, ठीक है ना।